हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। इस सीरीज में हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखिए, झारखंड के लिए पेपर थ्री में झारखंड है, मतलब झारखंड भी है। तो झारखंड के लिए अभी जो टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं, एक तो झारखंड हिस्ट्री है, झारखंड का हिस्ट्री हो गया। उसके बाद झारखंड करंट अफेयर है, और झारखंड में अभी तक जेएसएससी जेपीसी के जो एग्जाम्स हुए हैं, तो उससे 1000 प्लस क्वेश्चंस, ये इस इन क्वेश्चन का संग्रह विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन ये करवाया जा रहा है। और दो नए टॉपिक जो है स्टार्ट किए गए हैं। एक है झारखंड की योजना, हालांकि ये करंट अफेयर का ही पार्ट है। और एक है झारखंड में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स रहे हैं, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हैं या फिर पॉलिटिशियन रहे हैं, मतलब फेमस पर्सन झारखंड के, उससे रिलेटेड। ओके, तो ये 5 टॉपिक जो है अभी झारखंड के लिए चलाए जा रहे हैं। मतलब मॉर्निंग से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो समय है, इसमें झारखंड के टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है जो सेंट्रल जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, साइंस तो कंप्यूटर, नॉट साइंस, कंप्यूटर, और अलग से जो साइंस है, तो इनको जो है 12 बजे के बाद कवर कराया जाएगा। और उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। झारखंड के लिए कंसेप्चुअल क्लास, मास्टर क्लास करवाया जा रहा है, और बाकी सभी के लिए जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ओके, तो ये झारखंड हिस्ट्री है। झारखंड हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक 10 लेक्चर कंप्लीट किया है। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद कीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह झारखंड के क्षेत्र में असुर आके यहाँ पर रहते हैं वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल से ही यहाँ पर रहते हैं, और उत्तर वैदिक काल आते आते इनका काफी विकास हो चुका होता है। ठीक है, और फिर इसी समय मुंडाओं का प्रवेश होता है और मुंडा राज की स्थापना होती है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है झारखंड का क्षेत्रीय क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने सुना होगा, एक तो मुंडा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज भी कुछ 4-5 पॉइंट मैं बताऊंगा मुंडा का। उसके बाद हम लोग नागवंश स्टार्ट करेंगे। तो मुंडा, ये ओवरऑल झारखंड में ये था। उसके बाद नागवंश है। उसके बाद नागवंश, एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ। देखिए, झारखंड के झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, और ये जो क्लास नोट्स है, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ओके, इसका जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। एक तो है मुंडा, ये लगभग पूरे झारखंड में इनका राज था। देखिए, मुंडा जनजाति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत से शासन व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत से जनजातियों के लिए। तो उनका ओरिजिन आप कह सकते हैं कि मुंडा से ही स्टार्ट हुआ है। और मुंडा सबसे पहले झारखंड में अगर किसी जनजाति ने राजवंश की स्थापना की है, तो वो मुंडा जनजाति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, उसके बाद नागवंश है। ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर खास के नाम से जाना जाता था, उसमें नागवंश था। ठीक है, फिर चेरो राजवंश है। चेरो को रक्सेल भी बोलते हैं। ये कहाँ पर था, किस एरिया में, ये था पलामू में। ओके, फिर है सिंह वंश। ये कहाँ था, सिंहभूम के क्षेत्र में। ओके, फिर है रामगढ़ के राजा, और ये कहाँ पर था, ये हजारीबाग के क्षेत्र में था। उसके बाद पंचेत आता है। पंचेत के जो राजा कहलाते हैं, पंचेत के राजा धनबाद के क्षेत्र में। और लगभग एक दूसरे का सभी से आप देखेंगे, समकालीन किसी का है तो कुछ ना कुछ आप देखेंगे संघर्ष देखने को मिलेगा, या फिर वैवाहिक रिश्ता देखने को मिलेगा। जैसे कि नागवंश है, तो नागवंश में जो फनी मुकुट राय राजा हुए थे, वो पंचेत राज घराने की जो कन्या थी, उनसे इनका विवाह हुआ था। तो इस तरह के जो है मेल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हो गया। और उसके बाद है खड़गडीहा का राजा, ये गिरिडीह के क्षेत्र में। तो ये जो है ये झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश हैं।
और क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाइए, मतलब इंपॉर्टेंट राजवंश पढ़ाइए, तो फिर होगा ये कि एग्जामिनेशन के समय में, एक मिनट, एग्जामिनेशन के समय में ये चांसेस रह जाएगा कि किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन अगर टफ पूछ दिया जाए तो आप छोड़ देंगे। तो इसीलिए क्या है कि पूरे सिलेबस को आप कवर कीजिए, और सिलेबस को कवर करने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट आएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आए। इवन जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो है, वैसे क्वेश्चंस जो कि जेएसएससी के सिलेबस में नहीं है लेकिन जेपीएससी के सिलेबस में है, वो भी मैं कवर कराऊंगा, लेकिन जेएसएससी के सिलेबस को कवर करने के बाद वो सब कराऊंगा। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन छूटने का चांसेस नहीं रहेगा, बस आप बने रहिए। और खास बात, जब मैं कंसेप्चुअल क्लास कराता हूं आपको, तो कंसेप्चुअल क्लास कराने के बाद उसमें क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, उसको ध्यान से देखना है, उसको जो है ध्यान से देखना है। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन लेके चलना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये क्षेत्रीय राजवंश का नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग मुंडा को एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद नागवंश से स्टार्ट करेंगे। नागवंश में थोड़ा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नागवंश सभी राजवंशों में। ओके, तो मुंडा वंश, मुंडा राजवंश। देखिए, इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि जनजातियों में ये प्रथम है जिन्होंने राजवंश या फिर राज की स्थापना की, राज की स्थापना की। और जो प्रथम राज्य की स्थापना हुई थी अंडर द गाइडेंस, अंडर द गाइडेंस, आप सुनते चले जाइए और देखते भी चले जाइए, रीसा मुंडा, रीसा मुंडा। ओके, रीसा मुंडा, इनके गाइडेंस में नए राज्य, नए मुंडा राज्य की स्थापना की गई थी। और जिनको पहला शासक बनाया गया था मुंडा राजवंश का, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सूतिया पाहन, सूतिया पाहन। ठीक है, लीडर थे ऋषा मुंडा, लेकिन ये जो है राजा नहीं बने। राजा कौन बने, सूतिया पाहन, इनको राजा ऋषा मुंडा ने बनवाया था। और जिस राज्य की स्थापना की गई उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया सूतिया नागखंड। उसका नाम क्या रखा गया, सूतिया नागखंड। मैंने ये डिटेल में पढ़ाया कि कैसे ये नाम आया, कैसे ऋषा मुंडा आया, सब कुछ मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में। ये जस्ट रिवीजन हो रहा है, जो कि क्षेत्रीय राजवंश का ये नया क्लास है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग रिवीजन करेंगे मुंडा राजवंश की। ओके, अब देखिए, झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में मुंडाओं का जब आगमन होता है, तो इसके पहले यहाँ पर असुर रह रहे होते हैं, यहाँ पर असुर रह रहे होते हैं, और इनके साथ जो है मुंडाओं का संघर्ष होता है। मुंडा असुरों पर हावी हो जाते हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रहते हैं, और फिर असुरों को यह जगह छोड़ना पड़ता है, और यहाँ पर मुंडा राजवंश की स्थापना होती है। ये जो घटना है, मैंने अभी जो कहा, ये 600 ईसा पूर्व की घटना है, 600 ईसा पूर्व की घटना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब नए राजवंश की स्थापना की जाती है, जिसका नए राजवंश और नए राज्य की स्थापना की जाती है, सूतिया नागखंड ये राज्य का नाम रखा जाता है। तो देखिए, किसी भी जगह को अच्छे से चलाने के लिए उसको जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, उसको जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब सूतिया नागखंड ये जो है मुंडाओं का नया राज्य बना। अब इसमें क्या है कि डिवीजन होगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। इसको जो है 7 गढ़ में डिवाइड किया जाता है, ये याद रखना, पूछता है। 7 गढ़ में डिवाइड किया जाता है, और फिर उन 7 गढ़ों को 21 परगना में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर अभी हम लोग सिनारियो देखें झारखंड की, तो झारखंड में क्या है, झारखंड में 5 प्रमंडल है, झारखंड में 5 प्रमंडल है। ओके, अब इन 5 प्रमंडल को फिर जिला में डिवाइड किया गया है। कुल मिलाकर जो जिले हैं वो कितने हैं, 24। सेम इसी तरह का ये जो राज्य है, इसको 7 गढ़ में डिवाइड किया जाता है, फिर इसको छोटे छोटे परगना में डिवाइड किया जाता है। टोटल मिला के कितने परगना है, 21 परगना। तो 21 परगना का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन 7 गढ़ जो है इसका नाम याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन जो है 7 गढ़ों में नहीं था, तो ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले लोहागढ़, लोहागढ़, उसके बाद है पालूनगढ़। देखिए, मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूं,
एक बार आप इस तरह से पढ़ लेंगे, फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। कोई भी बुक आप पढ़ेंगे, होता है कि किसी बुक को आप पढ़ रहे हैं तो फैक्ट जो है समझ में नहीं आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक को उठाइए, सभी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। इवन उससे ज़्यादा बुक में जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा आपके पास समझ होगी। ओके, हजारीबाग हो गया, फिर सिंहगढ़ हो गया, ये पांचवा हो गया मानगढ़। मानगढ़, उसके बाद हो गया सुरगुजगढ़। सुरगुजगढ़, और फिर केसलगढ़। और फिर केसलगढ़। देखिए ये जो नाम आप देख रहे हैं, लोहागढ़, तो लोहागढ़ अभी का जो लोहरदग्गा है, लोहरदग्गा है, ये हो गया लोहागढ़। पालनगढ़ जो है ये पलामू जो हो गया अभी का, वही पलामू है। हजारीबाग सेम हजारीबाग। सिंहगढ़ जो है ये सिंहभूम का क्षेत्र है, मतलब सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम को मिला दीजिए। मानभूम जो है ये धनबाद का क्षेत्र है। सुरगुजगढ़ जो है ये क्या है, सुरगुजगढ़ ये सुरगुजा। और ये जो आप देख रहे हैं केसलगढ़, ये केसलगढ़ ही है। ओके, तो इन 7 गढ़ों को फिर डिवाइड किया जाता है 21 परगना में। तो इसके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप संख्या याद रखिए कि कितने परगनों में डिवाइड किया जाता है, 21 परगना में। ओके, अब देखिए, मुंडा राज जो है पूरे झारखंड के क्षेत्र में स्थापित होता है। पूरे झारखंड के क्षेत्र में स्थापित होता है मुंडा राज। ओके, और इसमें क्या है कि स्टार्ट ये कब होता है, ये 600 ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है, और ये जो है 84 ईस्वी तक जाता है। ये ईस्वी है, 84 ईस्वी तक जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि मौर्योत्तर काल तक जो है मुंडाओं का झारखंड में राज था, एक अच्छे समय काल के लिए और एक अच्छे क्षेत्र में मुंडाओं का राज था। अब यहाँ पर एक टर्म फिर से आप याद रखिए कि 600 ईसा पूर्व मतलब कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और ये जो है मौर्योत्तर जस्ट गुप्ता स्टार्ट होने से पहले, तो मौर्योत्तर आप याद रख सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड है मुंडाओं का। टाइम पीरियड को लेकर कुछ विवाद है, बहुत सारे विवाद मिलेंगे आपको, इसीलिए बेसिक जो है बेस क्या माना जाता है, जो लोक कथा है, लोक कथा है या फिर लोकगीत है, उसको बेस माना जाता है। ओके, और जब आप बुक पढ़ेंगे, सपोज आप 2 से 3 बुक आप पढ़ लीजिए, जैसे उड़ान आपने पढ़ लिया, मनीष रंजन आपने पढ़ लिया, एक कोई और पढ़ लीजिए। तो अब क्या है कि आपको दिखेंगे कि फैक्ट्स में डिफरेंस है। तो ये फैक्ट्स में डिफरेंस होने का जो बेस है वो यही है कि इसका जो हिस्ट्री है झारखंड का, झारखंड के हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड है उसमें काफ़ी विवाद देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। तो किसी बुक ने किसी एक फैक्ट को ले लिया, किसी दूसरे बुक ने दूसरे फैक्ट को ले लिया, तो इस तरह से जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, तो जो सबसे सटीक टाइम पीरियड होगा, जो सबसे सटीक पॉइंट होंगे, उसी को यहाँ पर बताया जाएगा। ओके, और वैसे विवाद जो कि बिल्कुल विवादित हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको भी बताया जाएगा कि ऐसा विवाद है, अगर ऑप्शन आता है, अगर मिल जाता है तो आप टिक कीजिए, अदरवाइज कोई उपाय उसका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट होता है। पहले राजा कौन होते हैं, पहले राजा होते हैं सूतिया पाहन, और लास्ट राजा जो होते हैं वो होते हैं मदरा मुंडा। लास्ट राजा मुंडाओं के कौन होते हैं, मदरा मुंडा। अब यहाँ से मदरा मुंडा के बाद नागवंश की स्थापना होती है, मैंने ये बताया है, मैं बस रिवीजन आपको दे रहा हूँ। देखिए, जब महाभारत के समय, महाभारत का ये टाइम पीरियड के आसपास हुआ था, महाभारत के समय क्या हुआ था कि परीक्षित जो हैं, परीक्षित, इनकी हत्या नाग जनजाति के द्वारा कर दी गई। अब समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि परीक्षित के जो वंशज आए, इन्होंने नागों की हत्या करनी जो है शुरू कर दी, किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से। मतलब ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत तरह के प्रभावी यज्ञ को संपन्न करवाया, जिससे नागों की जो है, आप कह सकते हैं कि इनकी समाप्ति होने लगी। तो इस तरह की घटनाओं से फिर क्या हुआ कि नाग जनजाति की संख्या घटने लगी। इसी में एक ये कहानी है कि पुंडरीक नाग, पुंडरीक नाग जो हैं, पुंडरीक नाग ये किसी तरह से बच के निकलते हैं और पहुंच जाते हैं बनारस के क्षेत्र में, पहुंच जाते हैं बनारस के क्षेत्र में। यहाँ पर एक ब्राह्मण के पास ये रहते हैं वेशभूषा बदल कर, और ब्राह्मण की जो बेटी होती हैं उनका नाम होता है पार्वती। तो पार्वती का विवाह जो है पुंडरीक नाग से हो जाता है। और कुछ समय बाद, विवाह के फिर कुछ समय बाद क्या होता है,
ये लोग जो हैं झारखंड के क्षेत्र से होते हुए दक्षिण की ओर जा रहे होते हैं तीर्थ के लिए, और बीच में ही सुतियांबे का जो क्षेत्र है, रांची का जो क्षेत्र है, सुतियांबे सुतियांबे का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पार्वती का जो है गर्भपात हो जाता है, मतलब प्रसव शुरू हो जाता है, और यहाँ पर ये एक बच्चे को जन्म देती है। और फिर संजोगवश ऐसा होता है कि पार्वती और पुंडरीक नाग की मृत्यु हो जाती है। इस बच्चे को गोद लेते हैं मदरा मुंडा, इस बच्चे को गोद लेते हैं मदरा मुंडा, और फिर यही बच्चा बड़ा होकर बनता है फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय। ओके, तो फिर यहाँ से क्या है कि मुंडाओं का राज समाप्त होता है, और जब ये उत्तराधिकारी होते हैं, मतलब जब इनका शासन आता है, जब ये राजा बनते हैं, तो फिर ये नागवंश की स्थापना करते हैं, नागवंश की स्थापना करते हैं। फनी मुकुट राय, देखिए फनी मुकुट राय मदरा मुंडा के बेटे नहीं हैं, ये किसके बेटे हैं, ये हैं पार्वती और पुंडरीक के। ओके, तो यहाँ से नागवंश स्टार्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं नागवंश। मुंडाओं का जो राज था सुतिया नागखंड, मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहां से नागवंश स्टार्ट होता है। नागवंश बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक दो क्वेश्चन आपको जो है किसी भी ना किसी झारखंड का किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो नागवंश में क्या, जिस तरह से हम लोग हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, या फिर यूं कहे एंशियंट में मौर्य पढ़ते हैं, मेडिवल में मुगल पढ़ते हैं, उस तरह से नागवंश पढ़ना है। तो बहुत सारे राजा हुए हैं। ओके, 60 से ज्यादा राजा हुए हैं नागवंश में। लेकिन सबके बारे में जानना जरूरी नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन राजाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लगभग 12 से 13 राजा के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनसे रिलेटेड वो भी बताऊंगा। और ये जो है किसके समकालीन है, मतलब कि अगर सल्तनत काल की बात की जाए या फिर मुगल काल की बात की जाए, तो इनमें जो शासक हुए, तो इन शासकों के समकालीन कौन नागवंश के राजा थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंपेयर करते हुए मैं चलूंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं फनी मुकुट राय से, हालांकि 2-3 पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो नागवंश में स्टार्ट होता है फनी मुकुट राय से। फनी मुकुट राय ये जो है पहले राजा हैं नागवंश में, ये जो है पहले राजा हैं, और ये सन ऑफ किसके हैं, पुंडरीक नाग एंड पार्वती। मदरा मुंडा के ये बेटे नहीं हैं। और नागवंश की स्थापना कौन करते हैं, नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय करते हैं, ठीक है। नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय करते हैं। और इसमें क्या है, देखिए फनी मुकुट राय नागवंश की स्थापना कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि किस तरह से जो है मुंडाओं का हास होने लगता है उरांव के थ्रू, और मुंडा का जो राजा का चयन प्रक्रिया काफी जटिल होता है। फाइनली ये होता है कि मदरा मुंडा जो है, मदरा मुंडा काफी नेताओं के साथ सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लेते हैं कि फनी मुकुट राय को राजा बनाया जाए, और फिर मुंडा राज की यहाँ समाप्ति की जाए। ओके, अब यहाँ पर देखिए फनी मुकुट राय का जन्म जो है ये 64 ईस्वी में हुआ है, 64 ईस्वी में हुआ है। और इनका जो राजरोहण तिथि है, राजरोहण तिथि जो है ये 84 ईस्वी है। बहुत सारे बुक में आप देखेंगे 83 ईस्वी है। ओके, तो 84 83 अगर क्वेश्चन में रहे तो दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा, तो उसको टिक कर देना, 84 या फिर 83, ठीक है। नागवंशावली अगर आप पढ़ेंगे, नागवंशावली जो है इसमें क्या है कि जितने नागवंश के राजा हुए हैं उनके बारे में ये कहा गया है। तो नागवंशावली के अकॉर्डिंग क्या है कि फनी मुकुट राय का जो राजरोहण हुआ है वो 64 ईस्वी में हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए फनी मुकुट राय जब राजा बने थे, तो इस समय फनी मुकुट राय जब राजा बने थे, तो इसमें भारत में जो है, भारत में कनिष्क का, भारत में जो है कनिष्क का शासन था। और इसीलिए देखिए कनिष्क का शासन था पूरे भारत में, उस समय जो है फनी मुकुट राय का शासन था झारखंड के क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं कनिष्क का इफेक्ट झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यही कारण है कि रांची रांची और सिंहभूम के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से कनिष्क कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ये हो गया, कनिष्क के समकालीन थे फनी मुकुट राय, और फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी। इनका राजरोहण तिथि था 64 ईस्वी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब नागवंश की स्थापना होती है, तो इनका जो क्षेत्र था ये था छोटा नागपुर खास,
छोटा नागपुर खास, ठीक है। अब इसके ईस्ट में नागवंश का जो राज्य था, इसके ईस्ट में था पंचेत राज। इसके ईस्ट में क्या था? पंचेत राज्य था। और इसके वेस्ट में, पश्चिम में था क्योंझर का राज, क्योंझर राज्य था। ओके, तो ईस्ट में जो पंचेत राज्य है ये गोवंश कहलाते हैं, ये गोवंश कहलाते हैं। और इन्हीं की राजकुमारी के साथ इनके जो संस्थापक थे फनी मुकुट राय, नागवंश के फनी मुकुट राय, इनका विवाह होता है। और फिर इन्हीं की मदद से, पंचेत की मदद से जो है ये बहुत सारे युद्ध को जीतते हैं, उसमें क्योंझर भी है, ठीक है। तो ये बहुत से शासकों में आप देखेंगे, बहुत सारे वंश में ये चलता आ रहा है कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया ताकि दोनों में युद्ध ना हो, और फिर ये एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गया कि पंचेत से इनका वैवाहिक संबंध था, और पंचेत की मदद से फनी मुकुट राय ने क्योंझर पर जो है आक्रमण किया और इस पर जो है हक प्राप्त कर लिया था, ठीक है। ये जो मैंने बताया कि इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, क्योंझर पर इन्होंने आक्रमण किया था पंचेत की मदद से, तो ये अगर आप बुक पढ़ेंगे विद्या भूषण लाल एंड प्रद्युमन प्रद्युमन सिंह की, तो उनसे ये पता चलता है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मैंने बता दिया कि अगर जेपीएससी का एग्जाम कभी हो तो दिमाग में आपका रहे। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज जानने का। ओके, तो मैं बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं बता दूंगा, ये चीजें कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब क्या है कि इस समय जब फनी मुकुट राय राजा बनते हैं, नागवंश के राजा बनते हैं, इस समय लगभग सभी जाति या यूं कहें जनजाति के लोग जो हैं झारखंड क्षेत्र में रहना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि बाकी लोग के साथ इनका विरोध होता है, बाकी लोगों की भी ये इज्जत करते हैं, दूसरे जगह से आए हुए लोगों की, या फिर दूसरे जनजाति या दूसरे जाति के लोगों की भी ये इज्जत करते हैं, और उनको जो है वैल्यू भी देते हैं उनके अकॉर्डिंग। इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि एक गैर आदिवासी उनका नाम है भवराय श्रीवास्तव। इनका नाम है भवराय श्रीवास्तव। तो इनको जो है फनी मुकुट राय ने अपना दीवान बनाया था। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने टैलेंट को देखकर जो है सबको वैल्यू देना स्टार्ट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर मैं आदिवासी हूं तो सिर्फ आदिवासी को ही वैल्यू दिया जाएगा, गैर आदिवासियों की भी उस समय वैल्यू थी, इज्जत होती थी फनी मुकुट राय के टाइम में। ओके, हालांकि ये खैर जनजाति थे, आदिवासी थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब फनी मुकुट राय राजा बनते हैं तो इनकी जो राजधानी होती है, फनी मुकुट राय राजधानी किसको बनाते हैं? सुतियांबे को। सुतियांबे याद कीजिए, वही जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था, सुतियांबे। ओके, तो जब ये सुतियांबे को राजधानी बनाते हैं तो इस जगह में यहां पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण करते हैं। सूर्य मंदिर का निर्माण करते हैं कहां पर? सुतियांबे में जो है ये एक सूर्य मंदिर का निर्माण करते हैं। और इस मंदिर का जो स्टार्टिंग होता है, मतलब शुद्धिकरण आप समझ लीजिए, तो इसका जो शुद्धिकरण होता है ये एक ब्राह्मण के थ्रू किया जाता है, और ये ब्राह्मण जो है साउथ इंडिया से आता है, इनको साउथ इंडिया से बुलाया जाता है, और यहाँ पर ये आते हैं, इनका शुद्धिकरण करते हैं सूर्य मंदिर का, और फिर इनको जो है 2 गांव देकर बसा दिया जाता है, सुरंडा और महूगांवा, ये 2 गांव हैं, ये गांव इनको दे दिया जाता है और इनको जो है ब्राह्मण लोगों को बसाया जाता है। अभी भी मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में, अभी भी अगर आप रातू में जाएंगे, जहां रातूगढ़ है, तो रातूगढ़ के आसपास जो मंदिर हैं जो कि नागवंश के हुआ करते थे, तो उन मंदिरों में जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पूजा करते हैं, उनका लिंक कहीं ना कहीं साउथ इंडिया से है। अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं तो जाके पूछिएगा, उनका लिंक कहीं ना कहीं साउथ इंडिया से है। ओके, उनके जो है पुस्त जो है साउथ इंडिया में रहे होंगे। तो ये हुआ फनी मुकुट राय। अब यहां पर देखिए, एक जो है विवाद देखने को मिलता है। एक विवाद क्या देखने को मिलता है कि फनी मुकुट राय जो है, मैं यहाँ पेज ले लेता हूं। फनी मुकुट राय, बहुत से बुक में आप पढ़ेंगे कि फनी मुकुट राय की जो हत्या है, ध्यान से आप सुनिए इसको,
फनी मुकुट राय की जो हत्या है ये करते हैं बाघदेव सिंह। बाघदेव सिंह, फनी मुकुट राय की जो हत्या है ये बाघदेव सिंह करते हैं। लेकिन बाघदेव सिंह जो हैं ये लगभग 14वीं शताब्दी के जो हैं ये व्यक्ति हैं। 1368 ईस्वी में ये जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना करते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना करते हैं बाघदेव सिंह 1368 में। और बहुत से बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि बाघदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा अगर आप बुक पढ़ेंगे तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए इस पॉइंट को मैंने उठाया। यहाँ पर देखिए, बाघदेव सिंह जो थे, बाघदेव सिंह और इनके एक बड़े भाई थे, नाम था सिंहदेव। बाघदेव सिंह और सिंहदेव, ये दोनों जो थे नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे। नागवंश के दरबार में रहते थे, लेकिन किसी तरह से इनमें जो है मतभेद होता है, विरोध फिर ये करते हैं और फिर ये नए वंश की स्थापना करते हैं और नए राज्य की स्थापना करते हैं। लेकिन यहाँ से अभी तक ये तो पता नहीं चला है कि इनकी हत्या बाघदेव सिंह ने की थी। बुक में लेकिन लिखा हुआ रहता है 1368। कहाँ 1368, कहाँ ये 84 ईस्वी में राजा बनते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जब नाग वंशावली आप पढ़ेंगे तो इनके जो समकालीन जो राजा हुए हैं उनका नाम है फेनुकरण राय। उनका नाम है फेनुकरण राय। उनका क्या नाम है? फेनुकरण राय। ठीक है, फेनुकरण राय ये इनका नाम है। तो बहुत से बुक में फेनुकरण राय की जगह फनी मुकुट राय लिख दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, कि फनी मुकुट राय स्टार्टिंग में था अभी कैसे आ गया। उनके जगह पर फेनुकरण राय होना चाहिए और यही होगा ही, होना क्या चाहिए, यही होगा ही। तो फेनुकरण राय की हत्या बाघदेव सिंह ने की थी। ओके, और फेनुकरण राय जो है इनका जो कार्यकाल था ये 1300 से 1360 था। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि बाघदेव सिंह ने फेनुकरण राय की हत्या की थी, नॉट फनी मुकुट राय। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बाघदेव सिंह ने किस नागवंश शासक की हत्या की थी और फेनुकरण जो है ऑप्शन में नहीं हो, तो आप फनी मुकुट राय टिक कर सकते हैं। ओके, अब विवाद ही सही, तो टिक कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा। ओके, चलिए, ये मैंने बताया आपको फनी मुकुट राय के बारे में। अब फनी मुकुट राय के बाद क्या है, फनी मुकुट राय के बाद जो राजा बनते हैं उन ये पहले नंबर के हो गए। उसके बाद है मुकुट राय, उनके बाद है मुकुट राय, उनके बाद है मदन राय, उनके बाद है मदन राय, और उनके बाद है प्रताप राय। उनके बाद है प्रताप राय। सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है, हम लोग देखेंगे प्रताप राय के बारे में। ठीक है, प्रताप राय। देखिए, प्रताप राय जो थे, जब भारत में गुप्तवंश की स्थापना हो रही थी, गुप्तवंश की जब स्थापना हो रही थी भारत में, तो उस समय, या फिर ऐसा कहें कि गुप्तवंश का पृष्ठभूमि जो है भारत में जब तैयार हो रही थी, तो उसके ठीक पहले जो नागवंश शासक थे झारखंड के छोटा नागपुर खास में, वो थे प्रताप राय। मतलब गुप्त वंश से भी आप इनको जो है जोड़ सकते हैं, गुप्त वंश के समकालीन इनको आप जो है मान सकते हैं। तो प्रताप राय थे, और प्रताप राय ये जो है चौथा शासक हैं, ये जो है फोर्थ जो है किंग है। लेकिन अच्छा, ये तो चौथा शासक है एक चीज। और मैंने बताया कि ये जो सीक्वेंस है ये नागवंशावली में लिखा हुआ है। नागवंशावली जो है, नागवंशावली, ये जिक्र बार बार किया जाएगा इसका, नागवंशावली। इसको लिखा है बेनीराम महतो ने, बेनीराम मेहता ने लिखा है नागवंशावली। नागवंशावली में कंप्लीट जो है नागवंशों के बारे में जिक्र किया गया है, नागवंश के कौन से राजा कब हुए ये जिक्र किया गया है। तो उसको नहीं पढ़ना है, उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे मैं आपको उठाकर बता दूंगा। ठीक है, नागवंशावली के अकॉर्डिंग ये चौथा राजा थे, और प्रताप राय जो थे ये गुप्त वंश के ठीक पहले के राजा थे, गुप्त वंश के समकालीन भी इनको माना जा सकता है। अब यहीं पर एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी क्या, फैक्ट ही बता रहा हूं कि झारखंड के क्षेत्र से होते हुए, देखिए झारखंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना कि कोई शासक, किसी शासक को झारखंड के क्षेत्र में जाना है, ये सॉरी साउथ के क्षेत्र में जाना है, किसी शासक को बंगाल के क्षेत्र में जाना है। ठीक है, तो इन मार्गों के लिए ये जो है बीच में आता था झारखंड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड। तो इसी तरह से समुद्रगुप्त के समय क्या हुआ था,
समुद्रगुप्त के समय क्या हुआ था। देखिए मैं फैक्ट इसी तरह से कंसेप्ट बताऊंगा, अचानक से फैक्ट निकल कर आ जाएगा। अभी मैं एक चीज बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से राजधानी चेंज हुई है। देखिए हिस्ट्री में कोई भी घटना घटती है, किसी ना किसी तरह का रीजन होता है। ओके, अब ये रीजन आप समझिए। समुद्रगुप्त की सेना जो है ये साउथ की ओर जा रही होती है। ओके, महानदी तट पर स्थित एक राज था, उसका नाम था कोसल राज। तो कोसल राज में ये जो है हमला करने ही जा रही थी, आक्रमण करने के लिए समुद्रगुप्त की सेना। ये झारखंड के क्षेत्र से होते हुए जा रही थी। तो झारखंड के क्षेत्र से होते हुए जा रही थी, तो बीच में पता चला कि एक वंश रहता है नागवंश, इनका यहाँ पर राज चलता है। ओके, तो होता क्या था कि इस तरह से जब दूसरे जगह आक्रमण करने लोग जाते थे, तो बीच में अगर कोई ऐसा मिल रहा है जो कि उसके अपोज से समर्थन नहीं करते थे, तो उनके साथ भी वो युद्ध कर लेते थे। तो खैर युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह का जो है इनको, किनको, प्रताप राय को डर लगने लगा। मतलब ये जो इनका जो राजधानी था, राजधानी क्या था, राजधानी था सुतियांबे। सुतियांबे, इनको जो है यहाँ पर सेफ फील नहीं हो रहा था। तो फाइनली ये क्या करते हैं, सुतियांबे से अपनी राजधानी को चेंज करते हैं, और सुतियांबे से अपनी राजधानी को चेंज करके कहाँ कर देते हैं, चोटिया कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहली राजधानी परिवर्तन देखने को मिलती है। सुतियांबे से चोटिया कौन करते हैं, प्रताप राय करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त की सेना जब दक्षिण की ओर जा रही होती है कौशल राज्य में आक्रमण करने के लिए, तो झारखंड का क्षेत्र बीच में आता है, छोटा नागपुर खास का जो एरिया बीच में आता है। और फिर प्रताप राय जो है अपने राजधानी में सेफ फील नहीं करते और उनको राजधानी परिवर्तन करना पड़ जाता है। ओके, तो ये हो गया। प्रताप राय के बारे में एक चीज और है कि पलामू का जो क्षेत्र है ये प्रताप राय ने स्टैब्लिश किया था। ओके, ये हो गया प्रताप राय। उसके बाद है मुकुंद राय। उसके बाद है, ये है 14वें शासक। ठीक है, मुकुंद राय, ये है मुकुंद राय। इसी तरह से अभी मैंने पहला बताया, फिर चौथा बताया, अब ये 14th बता रहा हूं, मुकुंद राय। तो मुकुंद राय में क्या है कि मुकुंद राय के ठीक पहले एक और राजा हुआ करते थे, सुंदर राय। ठीक है, सुंदर राय। तो सुंदर राय और मुकुंद राय ये दोनों जो थे शैव शासक आप कह सकते हैं, या फिर गौड़ शासक शशांक, इनके समकालीन थे। शशांक के ये जो है समकालीन थे। मुकुंद राय में एक चीज याद रखना आपको, मुकुंद राय में, मुकुंद राय के समय नर बलि की प्रथा, नर बलि प्रथा जो है ये देखने को मिलती है मुकुंद राय के समय। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि नर बलि प्रथा किस नागवंशी शासक के समय देखने को मिलती है, तो आंसर हो जाएगा मुकुंद राय। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए इस समय क्या था कि इनके क्षेत्र में बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही थी। ओके, अब उस समय क्या था कि तांत्रिक आए और उन्होंने कहा कि आपको जो है नर बलि देना होगा, ये सब रोकने के लिए। मुकुंद राय भी अंधविश्वासी थे काफी ज्यादा, तो ये बात मानते हैं और फिर ये क्या करते हैं कि दो बच्चों को ला रहे होते हैं इनको बलि देने के लिए। नाव से जो है ये एक नदी पार कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है कि ये नाव डूब जाता है और मुकुंद राय की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पूछ लिया जाता है कि किस नागवंशी शासक की मृत्यु नाव से डूबने के कारण हुई थी नदी में, तो मुकुंद राय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शशांक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लंबे, जो इंपॉर्टेंट किंग हुआ होते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट किंग है भारत के शासन में, जो लंबे समय तक जिन्होंने राज किया, शशांक उनका नाम आता है, शशांक भी उनमें आते हैं। तो शशांक जो है ऐसे पहले शासक हैं उस कैटेगरी के जिन्होंने अपनी राजधानी झारखंड के क्षेत्र में बनाई है। एक तो सिंहभूम में बनाई है, एक तो सिंहभूम में, और एक संथाल परगना में। ठीक, संथाल परगना में। देखिए ये सब जब हो जाएगा ना, तो फिर से मैं आपको एंशियंट, मेडिवल, एंशियंट तो नहीं, मेडिवल और मॉडर्न आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कम समय लगेगा और काफी अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आप पहले से ही लगभग 60 to 70% जो है पढ़ चुके होंगे। इसमें बस जो सेंट्रल लेवल के जो शासक रहे थे उनके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, कि झारखंड में कैसा उनका इफेक्ट रहा। तो ये राजधानियां रही थी शशांक के लिए झारखंड के क्षेत्र में। तो ये हो गया मुकुंद राय। इसके बाद है कंचन राय। ठीक है, कंचन राय, नंबर याद करना जरूरी नहीं है कि कौन से नंबर के राजा थे। कंचन राय, कंचन राय के बारे में क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया कि मुकुंद राय जो है, मुकुंद राय, इनकी मृत्यु कैसे होती है, नाव में, नाव से डूब जाने के कारण नदी में। ठीक है, तो इनके बाद, मुकुंद राय के बाद जो राजा बनते हैं, इनके बेटे बनते हैं, नाम होता है उदय राय।
तो उदय राय बनते हैं, और फिर उदय राय के बाद जो राजा बनते हैं वो होते हैं कंचन राय। ठीक है, याद रहेगा। तो कंचन राय, अब कंचन राय के समय में एक इंपॉर्टेंट है, इस समय आपने पढ़ा होगा जनी शिकार। जनी शिकार की प्रथा इनके टाइम में देखने को मिलती है। कैसे? जब इनका शासन चल रहा था तो उस समय 12 वर्षों तक भीषण, आप कह सकते हैं कि अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था 12 वर्षों तक। ठीक है, तो काफी दिक्कत हुई थी। अब क्या है कि खेती तो होगी नहीं, तो खेती होगी नहीं, तो लोग क्या करते थे कि जंगल के जो क्षेत्र थे वहां पर जाते थे, शिकार करते थे। जंगल के क्षेत्र में जाके शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे, खाते थे। तो इसमें क्या है कि पुरुषों का योगदान रहता था, लेकिन इतना लंबा ये चला अकाल कि सिर्फ पुरुष ही इसमें शामिल हो तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है महिलाओं को भी आगे आना पड़ा, महिलाओं को भी आगे आना पड़ा। ओके, तो इस तरह से इन्होंने किसी तरह से काम चलाया 12 वर्षों तक। जब 12 वर्ष बीत गए, ये अकाल समाप्त हुआ। 13वें वर्ष जो है बारिश हुई, और फिर अकाल समाप्त जब हुआ तो कंचन राय जो है महिलाओं का शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर यहीं से जो है एक तरह से ये स्टार्ट हो जाता है जन शिकार की प्रथा कि अब अगर शिकार का कोई काम होगा तो उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो जन शिकार प्रथा किसके टाइम में स्टार्ट हुई थी? कंचन राय के समय। किसी किसी बुक में जन शिकार की प्रथा जो है ये लिखा हुआ रहता है कि हरिचंद्र राजा हरिचंद्र ने इसे स्टार्ट करवाया था। तो राजा हरिचंद्र भी याद रखना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंचन राय। क्वेश्चन में देखिए मैं आपको ऑप्शंस देके चल रहा हूं, ये अगर आ गया तो डरना नहीं है। ओके, किस तरह से क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शंस बदल सकते हैं वहां मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरह से हर डायमेंशन से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर कंचन राय के समय जन शिकार की प्रथा जो है स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे भीमकर्ण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भीमकर्ण। ओके, थोड़ा लंबा ये जाएगा भीमकर्ण। भीमकर्ण के बारे में भी मैंने बताया था, फेनुकरण राय थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको शिवदास कर्ण। देखिए कर्ण या फिर करण बताऊंगा कि टाइटल कैसे चेंज हो रहा है, ये मैं बताऊंगा आपको। ओके, ये हो गया। और फिर मैं बताऊंगा उदयकर्ण। ये 4 शासक मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में ये 4 शासकों के बारे में पढ़ाऊंगा, नागवंशी शासक हैं। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप यहां से देख सकते हैं कि हर राजा के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं, तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये सब पढ़ाने के बाद मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ओके ओके, एंशियंट मैं देखूंगा अगर मिलेगा समय या फिर जरूरत होगी वैसा तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मेडिवल मॉडर्न जो है फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी क्या चल रहा है? क्षेत्रीय राजवंश चल रहा है, और इसके बाद हम लोग फिर मेडिवल मॉडर्न पढ़ेंगे, और उस समय इसका रिपीटेशन होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि रिपीटेशन मैं इतना आपको जो है दूंगा, इतना रिपीट किया जाएगा चीज़ों को कि अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अलग से रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ओके, अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफ़ी फायदा करेगा आपको। और क्लास नोट्स का जो PDF है ये टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। इसका मैं देखता हूँ, चूंकि अभी ये कंटिन्यू चलेगा, नागवंश खत्म होने के बाद हो सके तो मैं दे दूंगा या फिर पहले ही दे सकता हूँ, जैसा होगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।